Dear learners, I welcome you all on Let's Begin the Preparation channel. In today's video, I'm going to explain descriptive summary of chapter 1st of Rainbow English Part 1 for class 11 developed by SCRT Patna. Today's session is going to be helpful for the students of Bihar Board class 11th as well as aspirant of Bihar State English Paper 2. Yes, I repeat, आज की वीडियो में बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में जो अंग्रेजी की किताब चलती है 11th क्लास में जिसका नाम है रैनबो इंग्लिश पार्ट 1 उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसका पहला चैप्टर है एनिमल्स इन प्रिजन। तो इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो बिहार के जो भी बच्चे हैं 11th क्लास के जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। साथ में जो बिहार स्टेट के इंग्लिश पेपर 2 के लिए एस्पिरेंट हैं जो अपकमिंग वैकेंसी हमारी उनके लिए भी इक्वली ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे और यदि कुछ आपको समझ में नहीं आता है, इनकेस अगर कोई क्वेरी होती है आपकी तो अपने कमेंट को आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। तो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन टुडेस सेशन। उसके पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि एनिमल्स इन प्रिजन चैप्टर में टोटल 23 पैराग्राफ हैं। तो आज हम लोग 1 से लेकर के 10 पैराग्राफ को रीड करेंगे, उसको कंप्रीहेंड करेंगे और उसके बाद एक पार्ट 2 निकालेंगे। इसका पार्ट 2 में बचे हुए पैराग्राफ को डिस्कशन करेंगे, साथ साथ जो इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा वो हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी आप भूल नहीं पाए। वीडियो की सेटिंग से जाकर के थोड़ा स्पीड को बढ़ा देंगे ताकि आप बेहतर वॉचिंग एक्सपीरियंस को ले पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अबाउट द ऑथर के बारे में जानना पड़ेगा कि थोड़ी सी इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री वगैरह। देखिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर जिसका नाम है आपका एनिमल्स इन प्रिजन। तो जवाहरलाल नेहरू की जो पैदाइश हुई थी वो 1889 में हुई थी, 1889 में ही वाज बोर्न एंड 1964 इनका डेथ ईयर था। इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज पॉपुलर अमंग द चिल्ड्रन एज चाचा नेहरू। तो बच्चों के बीच में एक ऐसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो बच्चों के बीच में चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध थे। ही वॉज अ मैन ऑफ रेयर सेंसिटिविटी। ही गॉट हिज एजुकेशन एट हारो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो उनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई थी, शिक्षा जो हुई थी उनकी, वो हैरो और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, वहां से हुई थी। ही बिकम अ बैरिस्टर आफ्टर स्टडिंग नेचुरल साइंस एंड लॉ। तो वो एक वकील बन गए थे किसके बाद से उन्होंने पढ़ा था नेचुरल साइंस यानी कि प्रकृति विज्ञान और आपका उन्होंने कानून का भी अध्ययन किया था। उसके बाद उन्होंने बैरिस्ट्री करनी शुरू कर दी थी। ही रिटर्न टू इंडिया इन 1921। तो 1921 में वो वापस भारत आ गए थे। ये सब डेट वगैरह आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं जो एग्जाम में एज इट इज आ जाते हैं आपको। ये जैसे फॉर एग्जांपल इसका 1889 इनका डेट ऑफ बर्थ ऑफ ईयर आप याद रख सकते हैं और कब वापस वो आए थे आपके इंडिया, तो 1921 में आए थे। इस तरह के एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ही ज्वाइंड इंडियन पॉलिटिक्स बीइंग डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी से वो बहुत ही डीपली इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। उसके बाद उन्होंने भारतीय जो राजनीति थी उसमें ज्वाइन किया, उसमें भागीदारी उन्होंने शुरू की अपनी। सून आफ्टर ही इमर्ज्ड एज अ लीडर ऑफ द कंट्रीज यूथ। और धीरे धीरे जल्द ही वो क्या हो गए, एक युवाओं के नेता के रूप में प्रसिद्ध हो गए, उस तरह से उभरे। ही वॉज नॉट ओनली अ पॉलिटिशियन बट ऑल्सो अ ड्रीमर, आइडियलिस्ट, ह्यूमनिस्ट एंड आर्टिस्ट एज वेल। तो वो एक राजनीतिज्ञ नहीं थे बल्कि साथ में एक ड्रीमर थे जो सपने देखता है, एक आदर्शवादी थे, एक मानवतावादी थे और एक शब्दों में कहें तो वो कलाकार भी थे। हिज वर्क्स इंक्लूड एन ऑटोबायोग्राफी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उनके कुछ काम हैं जिसका यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है जो जिनसे वो बहुत फेमस हुए थे। एक तो इनका ऑटोबायोग्राफी है यानी आत्मकथा जिसका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड लेटर्स फ्रॉम द फादर टू हिज डॉटर। ये भी इनके बहुत मशहूर लिखावटों में से है। His work is remarkable for a rare vigor and beauty and he had established him as a master of English prose। तो उनके जो लिखावटें हैं, उनके जो क्रिएशन है उसको एक बड़ा आयाम मिला है, उनका एक अलग स्थान है। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे विगोर एक ताकत है एक तरह से और ब्यूटी उसके साथ साथ सुंदरता भी है। तो ये हमने देखा अबाउट द ऑथर। ये ऑथर के बारे में जो जरूरी चीजें थी जानने के लिए वो हमने देखा। अब हमारा चैप्टर शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ से आप देखेंगे पहला पैराग्राफ है और पैराग्राफ के साथ में जो इसमें से डिफिकल्ट मीनिंग है जो आपके लिए हर्डल बनने वाले हैं या जो बैरियर है आपकी कंप्रीहेंड करने में, उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपकी वोकेबलरी भी साथ साथ तैयार होती जा रही है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हमने ये देखा एक से पैराग्राफ 1 का यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पैराग्राफ हो रहा है, उसके बीच से जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं यहाँ पे उसके मीनिंग दिए गए हैं। साथ साथ हमने मीनिंग देखते चलेंगे ताकि हमारी समझ यहाँ पे बेहतर बनती जाएगी। For 14.5 months, I lived in my little cell or room in the देहरादून गाउल। तो ये कह रहे हैं कि 14 साढ़े लगभग 14.5 महीनों के दरमियान में
का ये अवधि थी जब वो रहे थे देहरादून के एक जेल में, जो सेल था, बैरक था, रूम था एक इनका, जो कि गाओल के नाम से जाना जाता था। आई बिगेन टू फील एज इफ आई वॉज ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ इट। मतलब इनको ऐसा एहसास होना शुरू हो गया था, इनको ऐसा प्रतीत हुआ कि वो भी उसके एक हिस्से के रूप में है, उसके एक पार्ट के रूप में है। किसके बारे में? तो लिटिल सेल, जहाँ पे ये रहते थे रूम में, जो देहरादून में इनको कैद किया गया था, वहाँ की बात हो रही है। तो ये ऐसा समझते हैं कि वो भी उसका एक पार्ट थे। आई वॉज फैमिलियर विद एवरी बीट ऑफ इट। तो उसके जो भी हिस्से थे, छोटे छोटे टुकड़ों में वो फैमिलियर थे, उससे वो वाकिफ थे और उससे वो घुल मिल गए थे। आई न्यू एवरी मार्क एंड डेंट ऑन द whitewashed wall and on the uneven floor and the ceiling with its mouth-eaten rafters। तो कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं जो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे डेंट का मतलब होता है किसी भी कोई भी ऐसी सतह, यहाँ पे देखिए, टू डैमेज अ फ्लैट सरफेस। अगर मान लीजिए वो एक फ्लैट सरफेस है, इस तरह से बिल्कुल सीधी है, बीच से कुछ गड्ढे वगैरह हो गए, तो वो हमारा डेंट हो जाता है। बाय हिटिंग इट बट नॉट ब्रेकिंग इट। तो अगर उसको हम हिट करते हैं लेकिन तोड़ते नहीं है, तो जो भी गड्ढा वगैरह बन जाता है, आपने देखा होगा आपकी छत की सीलिंग वगैरह होती है, बीच बीच में कहीं से कुछ थोड़ी सी परत वगैरह उड़ जाती है, तो वो यहाँ पे डेंट होता है उसका मतलब। उसके बाद यहाँ पे देखिए अनइवन फ्लोर, यानी कि जो बराबर सतह नहीं है। एनी फ्लोर सरफेस दैट सैग्स, जो झुकी हुई होती है, बाउंसेस होती है, बकल्स और स्लोप्स, जिसमें ढलान वगैरह होते हैं, मतलब अनइवन है, वो बराबर नहीं है, समतल नहीं है, तो उसको हम अनइवन फ्लोर कहते हैं। उसके बाद एक वर्ड मिला है हमारा माउथ ईटन राफ्टर्स। यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। डिकेड मतलब सड़ा हुआ होता है, डिक्रेपिट मतलब जीर्ण हालत में, बहुत ही दुर्बल और बहुत खराब हालत में, या फिर आउटडेटेड। तो इसके हमने ये वोकैब देख लिए हैं इस पार्टिकुलर सेंटेंस में। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से। आई न्यू एवरी मार्क, उनको पता था हर एक निशान, एंड डेंट, जो भी आपका सतह थी जो डैमेज हो चुकी थी, एंड वाइट वॉश्ड वॉल, जो दीवारें थी सफेद कलर की, ऑन द अनइवन फ्लोर, यानी कि जो उबड़ी खाबड़ी सतह थी, इन द सीलिंग विद इट्स माउथ रिटन राफ्टर्स। और उसको क्या था, वो उसको कीड़े मकोड़े वगैरह खा गए थे। हो सकता है कि लकड़ी की कुछ छत वगैरह होगी, उसके बारे में बात कर रहे थे। इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड आई ग्रीटेड लिटिल स्टफ्स ऑफ ग्रास एंड odd bits of stone as old friends। इसमें देखिए डिफिकल्ट वर्ड कौन कौन से हैं यहाँ पे। हमने देखा है ग्रीट मतलब किसी का अभिवादन करना होता है। लिटिल टफ्स ऑफ ग्रास, तो आपने देखा होगा यहाँ पे टफ ऑफ ग्रास का मतलब है स्मॉल अमाउंट ऑफ इट which is growing together in or place in is held together और it is held together। तो tufts of grass का मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई अगर ग्रास है, कोई घास है, और एक के ऊपर में एक उसके चढ़ी हुई होती है, उसके आजू बाजू में बंधी हुई रहती है, तो उसको हम यहाँ पे टफ ऑफ ग्रास कर सकते हैं। मतलब एक तरह से वो टुगेदर होती हैं, एक साथ होती हैं, और गुच्छा जिसको हिंदी में हम कहते हैं। तो टफ ऑफ ग्रास मतलब एक घास का एक भाग के बारे में बात हो रही है। तो उसको भी वो समझते थे कि उसके वो पार्ट हैं। इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड ए ग्रेटेड लिटिल टफ्स ऑफ ग्रास एंड ऑड बिट्स ऑफ स्टोन एज ओल्ड फ्रेंड्स। अब बिट्स ऑफ स्टोन का क्या होता है यहाँ पे देखिए, स्टोन का वो पत्थर का वो हिस्सा होता है जिसको भी इन्होंने अपने दोस्त के तौर पे समझा था, और साथ साथ में जो ग्रास थी, जो घास वहां पे हुई थी, उनके साथ भी वो फैमिलियर थे। आई वॉज नॉट ओनली इन माई सेल फॉर सेवरल कॉलोनीज ऑफ वैप्स एंड हॉर्नेट्स लिव देयर। यानी वो अब उस सेल में अकेले नहीं थे, उस पार्टिकुलर रूम में, बट उनके साथ में कुछ कॉलोनीज बसी हुई थी, किसकी? वैप्स एंड हॉर्नेट्स की। तो वैप्स एंड हॉर्नेट्स का मतलब क्या होगा देख लीजिए। वैप्स का मतलब होता है स्मॉल ब्लैक एंड येलो फ्लाइंग इंसेक्ट दैट कैन स्टिंग। एक काला और पीले टाइप का जो उसको आपकी लैंग्वेज में हो सकता है कुछ और कहा जाएगा, पर यहाँ पे उसको बर्रा कहते हैं, या तितैया, या फिर भीड़ कहते हैं। वो एक कीड़ा होता है जो डंक मारता है, उसको वैप्स अंग्रेजी में कहते हैं। हॉर्नेट्स भी इसी तरह का एक कीड़ा होता है, ब्लैक एंड येलो फ्लाइंग इंसेक्ट दैट हैज अ वेरी पावरफुल स्टिंग, जिसका बहुत ही मजबूत वो रहता है, डंक रहता है, तीखा डंक मारने वाला, काला पीला रंग का कीड़ा जो होता है, जिसको हड्डा कहते हैं यहाँ पे बिहार की लैंग्वेज में। तो वहाँ पे हमने वैप्स और हॉर्नेट्स का मतलब समझ लिया। तो हम यहाँ पे देख रहे थे, आई वॉज नॉट ओनली इन माई सेल, आई वॉज नॉट अलोन इन माई सेल फॉर सेवरल कॉलोनीज ऑफ वैप्स एंड हॉर्नेट्स लिव देयर, है ना। ये भी इनकी कॉलोनीज वगैरह रहती थी दोनों की, यानी ये जो कीट पतंगे थे जो डंक वगैरह लगाते थे। एंड मेनी लिजार्ड्स फाउंड अ होम बिहाइंड द राफ्टर्स। राफ्टर्स मतलब यहाँ पे देखिए, वन ऑफ द लॉन्ग पीस ऑफ वुड दैट सपोर्ट अ रूफ, यानी लकड़ी की छत, आप समझ सकते हैं इसको, छत को सहारा देने वाली कोई भी हिस्सा, राफ्टर्स उसको कहते हैं। तो उसके पीछे क्या थी? लिजार्ड थी, यानी छिपकलियां थी। एंड मेनी लिजार्ड फाउंड अ होम, उन्होंने अपना घर बनाया था बिहाइंड द राफ्टर्स। इमर्जिंग इन द इवनिंग इन द सर्च ऑफ प्रे। तो सर्च ऑफ प्रे का मतलब अ पर्सन हु इज द एम ऑफ एन अटैक, एक ऐसा व्यक्ति या फिर एक ऐसी चीज जिसपे अटैक होने का खतरा हो। तो
तो ये लोग क्या करते थे, ये उन्होंने अपने लिजार्ड ने राफ्टर्स के पीछे एक घर बनाया हुआ था और वहीं से वो दुश्मनों से बच के रहते थे, क्योंकि उनके हिसाब से भी कुछ उनके दुश्मन होते थे। इट थॉट्स एंड इमोशंस लीव देयर ट्रेसेस बिहाइंड इन द फिजिकल सराउंडिंग्स। तो उसके बाद क्या होता था कि उसके जो विचार और इमोशंस होते थे उनको एक तरह से निशान पड़े हुए थे, फिजिकल सराउंडिंग्स थी जो उनके आसपास की। द वेरी एयर ऑफ दैट सेल मस्ट बी थिक एंड विद देम। तो वहाँ की जो हवा थी बहुत तेज गति से वो बहती थी। एंड दे मस्ट क्लाइंग टू एवरी ऑब्जेक्ट इन द लिटिल स्पेस। क्लाइंग का मतलब होता है टू होल्ड एंड टाइटली टू समबडी और समथिंग, किसी चीज को चिपकना, लिपटना और तेजी से जोड़ना। तो उसके बाद हमने देखा यहाँ पे, और वो क्या कर रहा है कि जो भी वहाँ पे कीड़े मकोड़े थे या फिर जो भी वहाँ पे लिजार्ड वगैरह थी, तो वो लोग उस सराउंडिंग से बिल्कुल घुल मिल गए थे। और उसी के बीच में कौन रहते थे, जो हमारे ऑथर हैं चाचा नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू, उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये हमारा पैराग्राफ पैराग्राफ फर्स्ट का पार्ट था जिसको हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। आई हैड हैड बेटर सेल्स इन अदर प्रिजनर्स बट इन देहरादून आई हैड नॉट, आई हैड वन प्रिविलेज विच वॉज वेरी प्रेशियस टू मी। तो ये कह रहे हैं कि हालांकि इससे बेहतर भी उनको प्रिजन मिल चुकी थी, मतलब दूसरी जेलों में जो वो कैद थे, तो वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज काइंड ऑफ समझिए आप उसको, तो वो बेहतर थी। बट इन देहरादून आई हैड वन प्रिविलेज, लेकिन देहरादून में इनको क्या थी, एक विशेषाधिकार मिला हुआ था, विच वॉज वेरी प्रेशियस टू मी, जो बहुत इनके लिए कीमती था। द गाउल प्रॉपर वॉज अ वेरी स्मॉल वन, जहाँ पे ये रहते थे वो बहुत छोटी जगह थी। एंड वी वर केप्ट इन एन ओल्ड लॉकअप आउटसाइड द गाउल वॉल्स। तो हमको कहाँ पे रखा गया था, यानी उनको, चाचा नेहरू को, वी वर केप्ट इन ओल्ड लॉकअप। तो कोई एक ऐसा पुराना लॉकअप था जिसमें रखा गया था, जिसके बाहर रखा गया था, आउटसाइड द गाउल वॉल्स, यानी कि गाउल्स की जो दीवारें थी उनके बाहर रखा गया था। बट विद इन द गाउल कंपाउंड दिस प्लेस वाज टू स्मॉल, लेकिन उसके अहाते में, उसकी जो बाउंड्री वाल थी उसके कंपाउंड में क्या था, इट वॉज वेरी स्मॉल दैट देयर वॉज नो रूम टू वॉक अबाउट इन इट, लेकिन उसमें कोई जगह नहीं थी कि जहाँ पे वो टहल वगैरह सके। एंड सो वी वर अलाउड, और उसके बाद भी उनको क्या किया था, उनको अलाउ किया गया था मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम में टहलने के लिए, टू गो आउट एंड वेक अप एंड वॉक अप, वो बाहर जा सकते थे और टहल सकते थे। एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट, और जो गेट था, जो दरवाजा था उसके सामने, वो सिर्फ चहलकदमी कर सकते थे। अ डिस्टेंस अबाउट 100 यार्ड्स, जिसकी डिस्टेंस थी इनके बैरक से लगभग 100 यार्ड्स की। उसके बाद देखिए, वी रिमेन्ड इन द गाउल कंपाउंड, ये रहे थे, सॉरी, he remained we remained in the Gaul compound, but this coming outside the walls gave us a view of the mountain and the fields and the public road at some distance। तो जहाँ पे ये रहते थे वहां से इनको बाहर के कुछ नज़ारे दिखते थे, जिसमें माउंटेन्स, पहाड़ियाँ दिखती थी और खुले खेत के मैदान दिखते थे, और कुछ पब्लिक रोड थी जहाँ पे लोग आते जाते इनको दिखते थे। दिस वॉज नॉट ए स्पेशल प्रिविलेज फॉर मी, इनके लिए खास एक विशेषाधिकार नहीं था। इट वॉज कॉमन फॉर ऑल द ए एंड बी क्लास प्रिजनर्स केप्ट एट देहरादून। तो इसमें कुछ कैदियों की श्रेणी बनी हुई थी, उनकी कुछ कैटेगरीज थी, जिसमें ए और बी क्लास के प्रिजनर्स को क्या था, ये प्रिविलेज था कि वो वहां से व्यू देख सकते थे, जहां से माउंटेन्स और फील्ड और साथ में पब्लिक रोड नजर आती थी। विद इन द कंपाउंड बट आउटसाइड द गाउल वॉल्स, कंपाउंड के अंदर लेकिन गाउल की जो दीवारें थी उनके बाहर, देयर वॉज अनदर स्मॉल बिल्डिंग कॉल्ड द यूरोपियन लॉकअप। एक दूसरी स्मॉल छोटी सी बिल्डिंग थी जिसको यूरोपियन लॉकअप कहा जाता था। दिस हैड नो इंक्लूजिंग वॉल, इंक्लूजिंग का मतलब होता है कि उससे जुड़ी हुई कोई दीवार नहीं थी। यहाँ पे देखिए, दिस हैड नो इंक्लूजिंग वॉल एंड अ पर्सन इनसाइड द सेल कुड हैव अ फाइन व्यू ऑफ द माउंटेन्स एंड द फिल एंड द लाइफ आउटसाइड। तो जो भी वहां से इंक्लोजिंग जो वॉल थी, यानी कि कोई इंक्लोजिंग वॉल नहीं थी, लगी हुई दीवार नहीं थी, किसके पास में, ये बात हो रही है यूरोपियन लॉकअप के पास में। एंड अ पर्सन इनसाइड द सेल कुड हैव अ फाइन व्यू, और जो भी उस सेल में था वो बेहतर नज़ारे देख सकता था, जहाँ से पहाड़ियाँ दिखती थी और बाहर की जिंदगी दिखती थी। यूरोपियन कन्विक्ट्स एंड अदर केप्ट वर also allowed to walk in front of the gaol gate every morning and evening। तो यूरोपियन के कुछ कन्विक्टेड जो प्रिजनर्स थे वो लोग के साथ साथ में कुछ और भी जो कैदी थे जिनको प्रिविलेज दी गई थी, वो वहां पे जा सकते थे, उनको वहां पे जाना अलाउ था उस गेट के पास में, जहां से वो सुबह और शाम के नज़ारे देख सकते थे। प्रिविलेज का मतलब स्पेशल एडवांटेज और इम्यूनिटी और बेनिफिट नॉट एंजॉयड बाय ऑल, यानी जो सबके लिए नहीं है पर किसी किसी के लिए खास एडवांटेज है या इम्यूनिटी है, उनके लिए बेनिफिट है, तो उसको प्रिविलेज कहते हैं। इनक्लोजिंग का मतलब देखा हमने, ऐड या फिर लिंक या कनेक्ट, अटैच, कंसंट्रेट, अफिक्स, ये सब इसके सिनोनिम्स वगैरह हो गए। तो दो पैराग्राफ हमने देख लिया है, तीसरे की तरफ बढ़ेंगे।
Only a prisoners who have been confined for long behind high walls can appreciate the extraordinary physical psychological value of these outside walks and open views। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि सिर्फ एक ऐसा कैदी जो बहुत लंबे समय से सजा याफ्ता था, जिसने लंबे समय से कैद जिसको हुई थी, वो इस तरह के जो नज़ारे थे उसको वो वैल्यू करता था। साइकोलॉजिकल उससे उसके माइंड पे बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता था और उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल वैल्यू थी उसकी। यानी जो मान के चलिए आपकी जो भी कैदी इसमें थे जो काफ़ी लंबे समय से थे, तो उनको बाहर की दुनिया के नज़ारे नहीं दिखते थे और जो हाल फिलहाल में किसी क्राइम की वजह से कन्विक्टेड होंगे, उनको उतनी वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे ये तात्पर्य है इसके कहने का। आई लव दिस आउटिंग्स, तो इनको बहुत प्यार था ये बाहर के नज़ारे से, बाहर जाने से। एंड आई डिड नॉट गिव देम अप इवन ड्यूरिंग द मानसून, और इन्होंने बरसात में भी जाना नहीं छोड़ा। व्हेन द रेन केम डाउन फॉर डेज इन टोरेंट्स एंड आई हैड टू वॉक इन एंकल डीप ऑफ वाटर, जब बारिश आनी शुरू हुई और उनके एंकल यानी उनके जो टखने तक पानी था वहां तक वो डूब जाते थे। आई वुड हैव वेलकम द आउटिंग इन एनी प्लेसेस, उसके बावजूद भी इतनी बारिश होने के बाद, इतने पानी लगने के बाद भी वो वहां पे आउटिंग के लिए जाते थे। बट द साइट ऑफ द टॉवरिंग हिमालयज नियर बाई वॉज एन एडेड जॉय विच आई वेंट लॉन्ग वे टू रिमूविंग द वियरनेस ऑफ अ प्रिजन। तो जहाँ पे वो कैद की वजह से जो उनको बोरियत महसूस होती थी, जो उनके लिए थक जाते थे वो एक ऐसी बोरिंग सी चीज़ों को देख देख के। तो ये कहना यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि उनको बारिश में भी वो वेलकम करते थे और वो वहाँ पे आउटिंग करना पसंद करते थे। और वहाँ के जो साइड थे, जो नज़ारे थे, जहाँ से खासतौर से हिमालय के जो चोटी थी वो दिखती थी, वो विच वाज एडेड जो वो उस अपने आप में एक आनंद को ऐड करता था, जोड़ता था, जो कि उनके जो भी सैडनेस थे, जो वियरिंग थे, उसको वो दूर करता था, रिमूव करता था, जो जिससे वो उदास हुआ करते थे, वो सब चीज़ें बाहर के नज़ारे देख करके बेहतर हो जाया करती थी। इट वॉज माई गुड फॉर्चुनेट दैट ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड व्हेन आई हैड नो इंटरव्यूज। इनके ये कह रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात थी, सौभाग्य की बात थी कि लंबे समय के लिए, फॉर ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड व्हेन आई हैड नो इंटरव्यूज, जब इनका कोई इंटरव्यू नहीं लिया गया था, एंड व्हेन फॉर मेनी मंथ्स आई वाज क्वाइट अलोन, और काफी महीनों के लिए जब ये अकेले थे, आई कुड गेज एट दीज माउंटेन्स दैट आई लव्ड। तो ये क्या करते थे, बाहर के जो नज़ारे थे जो ये देखा करते थे, गेज मतलब नजर, किसी चीज को नजर से देखना, टकटकी लगा के देखना। आई कुड गेज एट दीज माउंटेन्स दैट आई लव्ड, ये उनको देखा करते थे माउंटेन्स को जिससे वो प्यार करते थे। आई कुड नॉट सी द माउंटेन्स फ्रॉम माई सेल, वो अपने सेल से, अपने बैरक से देख नहीं सकते थे, बट माई माइंड वॉज फुल ऑफ देम, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी कभी इन्होंने पहले देखा होगा तो ये इनके दिलो दिमाग में बसा हुआ था। एंड आई वॉज एवर कॉन्शियस ऑफ देयर नियरनेस, और जब भी वो इनके करीब थे कभी। एंड अ सीक्रेट इंटीमेसी सीम टू ग्रो बिटवीन अस, और एक सीक्रेट, एक तरह से जो राज की बात थी, जो इंटीमेसी थी, जो जिसको आप कह सकते हैं कि क्लोज अफिनिटी, जो इनका अपनापन था उसके साथ में, वो सिम टू ग्रो बिटवीन अस, और उनके साथ में क्या हुआ, और भी इंटीमेट हो गए उससे वो, अपनापन और करीबियत उससे महसूस करने लगेगी। तो ये हमने देख लिया तीसरा नंबर पैराग्राफ को। उसके बाद एक छोटी सी लाइन दी गई यहाँ पे पोएम की शक्ल में, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स हैव फ्लॉन हाई एंड अवे, पक्षियों के झुंड जो ऊंचे और दूर तक उड़े गए हैं। अ सॉलिटरी ड्रिफ्ट ऑफ क्लाउड टू हैज गॉन वंडरिंग ऑन, यानी कि बादल को एकांत में बाहर ले जाना और एक तरह से भटकता हुआ। एंड आई सीट alone इन द chewing टिंग पीक टावरिंग बियॉन्ड, वी नेवर ग्रो टायर्ड ऑफ ईच अदर द माउंटेन्स एंड आई, यानी कि चिंग पिंग पीक के साथ में अकेले बैठे होते थे, उसके बावजूद भी कभी वो थकते नहीं थे, ना ये थकते थे ना पहाड़ थकते थे। 4 नंबर देखिए यहाँ पैराग्राफ को, आई एम अफ्रेड एंड आई कैन नॉट से विद द पोएट ली टियापो, ये पोएट का नाम है ली टियापो। तो ये भयभीत थे और कह नहीं सके थे किससे, जो पोएट का नाम यहाँ बताया गया है ली टियापो से, दैट आई नेवर ग्रीव वियरी। तो वियरी का मतलब होता है टायर्ड होना, डल होना, लैक्सी, फ्लॉपी, ये इस तरह के सिनोनिम्स हैं इसके। तो ये जो कवि थे उससे कहने में ये भयभीत होते थे, ये डरे हुए थे कि मैं उस नज़ारों को देख करके, आई नेवर ग्रीव वियरी, मैं कभी भी थका नहीं, इवन of the mountain, but that was a rare experience, and as a rule I found great comfort in its proximity. proximity का मतलब होता है the state of being near to somebody or something in distance or time, काफी लंबे समय से किसी से अगर मान लीजिए कि ये नहीं हो, डिस्टेंस रखा हो एक ऐसी अवस्था, तो उसको हम proximity कहते हैं। तो इनको एक ग्रेट कंफर्ट मिलता था, एक बहुत ही आनंद मिलता था
प्रॉक्सिमिटी के साथ में, इट्स सॉलिडिटी एंड काम लॉक डाउन अपन मी एंड विद द विजडम ऑफ मिलियंस ईयर। तो सॉलिडिटी का मतलब होता है रिलायबल, जो भरोसेमंद होती है, एंड ट्रस्ट वर्दी, ये आप जो भरोसेमंद जो भरोसे के लायक चीजें होती है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। एंड मॉक्ड एट वेरिंग मूड्स एंड सूदिंग माई फीवर्ड माइंड। मॉक मतलब मजाक उड़ाना, वेरिंग मूड्स मतलब मूड स्विंग आप समझते हैं, किसी का अगर मूड मान लीजिए जल्दी जल्दी बदलता है, खराब होता है, तो उसको वेरिंग मूड्स कहते हैं। और सूद का मतलब होता है टू मेक somebody calmer और लेस अपसेट, टू कंफर्ट somebody। अगर मान लीजिए किसी को थोड़ा सा सहारा देना है, किसी को थोड़ी शांति फील करानी है, तो उसको सूद कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए, एंड मॉक डेट माई वेरिंग मूड्स, और वो मेरे स्विंग होते हुए जो मूड था उसका मजाक उड़ाते थे, और साथ साथ में सूद माई फेवरेट माइंड, और जो मेरे दिमाग में जो बुखार चढ़ता था उसको वो शांत करते थे। 5 नंबर देखिए, स्प्रिंग वॉज वेरी प्लेजेंट इन देहरादून। तो जो स्प्रिंग था वो बहुत ही प्लेजेंट था, बहुत आनंददायी था, आनंददायक स्थिति थी वहाँ पे देहरादून में। एंड इट वाज अ फार लॉन्गर वन दैन इन द प्लेन्स बिलो। और यहाँ पे जो देहरादून में था वो काफी ज्यादा था कंपेरेटिवली, जो नीचे के क्षेत्र थे, प्लेन जो क्षेत्र थे उसके मुकाबले में। द विंटर हैड denuded ऑलमोस्ट ऑल द ट्रीज ऑफ द लीव्स। तो जाड़े के आने से जो पेड़ों की पत्तियां थी वो सब, डिनोडेड का मतलब होता है स्ट्रिप्ड यानी कि नंगा हो जाना, ऑफ इट्स कवरिंग। अगर कोई चीज ढकी है तो उससे वो परत हट जाना। तो सेम यहाँ पे सेंस हो रहा है कि यानी कि पेड़ों की पत्तियां गिर गई थी उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे, स्प्रिंग वॉज वेरी प्लेजेंट इन देहरादून एंड इट वॉज फार लॉन्गर वन देन द प्लेन्स बिलो। द विंटर हैड denuded ऑलमोस्ट ऑल द ट्रीज ऑफ their लीव्स। हाँ, यहाँ पे देखिए आप, पेड़ों की पत्तियां जो थी वो उससे वो अनकवर हो गए थे, पेड़ों की पत्तियां जो थी वो सब गिर गई थी। एंड दे स्टूड नेक्ड एंड बेयर, और वो अब नंगी खड़ी थी। इवन फॉर मैग्निफिकेंट पीपल ट्रीज, जो बड़े बड़े जो विशाल पेड़ थे, जो महत्वपूर्ण पेड़ थे यहाँ पे पीपल के, उनके बारे में बात हो रही है कि उनकी पत्तियां भी चली गई थी। विच स्टूड इन फ्रंट ऑफ द गॉल गेट, जो खड़े थे किसके सामने, गॉल के गेट के सामने। किसके बारे में बात हो रही है, तो पीपल के पेड़ के बारे में। मच टू माई सरप्राइज ड्रॉप्ड नियर ऑल देयर लीव्स। तो उनके वो काफी सरप्राइज हो गए ये देख करके कि उनकी सारी पत्तियां जो थी वो गिर गई, ड्रॉप मतलब गिरना। गाउंट एंड cheerless दे स्टूड देयर। गाउंट का मतलब होता है एमेशिएटेड या फीबल होना, कमजोर पड़ जाना, एग्जॉस्टेड होना। एंड चेयरलेस का मतलब चेयरफुल आप समझते हैं, बहुत ही जुआ वाली स्थिति, और चेयरलेस मतलब ग्लूमी होना, साइलेंट सॉरोफुल, बहुत ही दुख वाली स्थिति। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, यहाँ हमने कहाँ कहाँ तक देखा था, जस्ट मिनट। गॉन्ट एंड चेयरलेस दे स्टूड देयर, यानी कि बहुत ही एग्जॉस्टेड स्थिति में, बहुत ही आपके सॉरोफुल सिचुएशन में वो सिर्फ पेड़ खड़े थे और उसकी पत्तियां नहीं थी। टिल द स्प्रिंग एयर वार्म देम अप अगेन एंड सेंट अ मैसेज ऑफ लाइफ टू देयर इनरमोस्ट सेल। तो क्या हुआ कि स्प्रिंग की जब हवा चली तो उसकी गर्मी से उसमें एक नई ताजगी और जान आ गई, और उसमें से पत्तियां जो थी वो दोबारा आने लगी। सडनली देयर वाज अ स्टीर बोथ इन द पीपल एंड बोथ एंड द अदर ट्रीज। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी पीपल के पेड़ के साथ साथ जो दूसरे पेड़ थे उन सब में एक नई जान आ गई। एंड एन एयर ऑफ मिस्ट्री सराउंडेड देम एज ऑफ सीक्रेट ऑपरेशंस गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। तो एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई, बिल्कुल हालात बदल गए, और एक तरह से मिस्ट्री यानी राज वाली सराउंडिंग हो गई आसपास की चीजें, जैसे कोई बिहाइंड द सीन चीजें चल रही हो, मतलब जो एक्चुअल चीजें हैं उसके पीछे से कुछ चीजें बदलने की कोशिश की जा रही हो। एंड आई वुड बी startled to find little beads of green peeping out of all of them। स्ट्रेटल का मतलब होता है यहाँ पे देखिए, सरप्राइज्ड एंड स्लाइटली फ्राइटेंड, यानी सरप्राइज भी हो और थोड़ा सा भयभीत भी हो, थोड़ा डरा हुआ हो। तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, हमने देखा था। हाँ, एंड देन वेरी रैपिडली द लीव्स वुड कम आउट इन देयर मिलियंस, और जल्दी ही बहुत तेजी से लाखों की तादाद में पेड़ पे पत्तियां आ जाना, एंड ग्लिसन द सनलाइट, और उससे जो सूरज की रोशनी पड़ती थी उसको और चमकाना। एंड प्ले अबाउट इन द ब्रीज, और हवा में जैसे खेलना। हाउ वंडरफुल इज द बड सडन चेंज फ्रॉम बड टू लीफ। तो कितना बेहतरीन होता है ये देखना कि बड से आपकी जो पत्तियां निकल रही हैं, है ना। बड मतलब स्प्राउट होना, किसी चीज से फूल की कली निकलना, स्प्रिंगर होना उसको कहते हैं। तो ये हमने देखा 4 और 5 नंबर के पैराग्राफ, और साथ साथ में जो डिफिकल्ट वोकेबलरी थी उसका भी हमने डिस्कशन किया, ताकि हमारी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। और इस पार्टिकुलर पैराग्राफ के साथ में हमारी बेहतर अगर समझ बनेगी, तभी हमारे सामने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, उनका हम जवाब दे पाएंगे। तो बढ़ेंगे हम दोबारा से 5th के बाद 6 नंबर पे।
आई हैड नेवर नोटिस बिफोर दैट द फ्रेश मैंगो लीव्स आर रसेट कलर्ड। तो इन्होंने पहले कभी नहीं नोटिस किया था कि जो आम की जो फ्रेश पत्तियां होती हैं, जो ताज़ी पत्तियां निकलती हैं, वो रसेट कलर की होती हैं। रसेट का मतलब होता है, रसेट इज अ डार्क ब्राउन कलर विद ए रेडिश ऑरेंज टिंग। तो एक डार्क ब्राउन कलर होता है जिसमें रेडिश मतलब लाल के साथ साथ ऑरेंज कलर के कुछ हल्के थोड़े से टिंग होते हैं उसमें, उसके बारे में बात हो रही है। रिमार्केबली लाइक द ऑटम टिंट्स ऑन कश्मीर हिल्स। ये ऑटम टिंट्स का मतलब होता है शरद ऋतु का रंग, जो कि कश्मीर के साथ में कंपेयर किया गया है यहाँ पे। तो इन्होंने कभी ये नोटिस नहीं किया था कि आम की पत्तियां जो हैं रसेट कलर की होती हैं, यानी कि हल्के डार्क ब्राउन होती हैं और साथ में वो रेडिश और ऑरेंज शेड लिए होती हैं। और इसका इन्होंने कंपैरिजन किया है कश्मीर की हिल्स के साथ में। बट द चेंज कलर सून एंड बिकेम ग्रीन। और उसके बाद क्या हुआ, उनका कलर बदल गया और वो किस में बदल गई, वो ग्रीन पत्तियां हो गई जैसे कि यूजुअली पत्तियां होती हैं। द मानसून रेन्स वर आल्सो वेलकम। जो मानसून की बारिशें थी उनका वेलकम किया गया। फॉर दे एंडेड द समर हीट, क्योंकि उन्होंने गर्मियों की जो हीट थी, जो तपिश थी, उसको कम किया, खत्म किया। बट वन कुड हैव टू मच ऑफ अ गुड थिंग एंड देहरादून इज वन ऑफ द फेवर्ड हॉन्ट्स ऑफ द रेन गॉड। तो यहाँ पे दे रहा है कि देहरादून जो थी वो एक फेवरेट प्लेस बन गया, एक अड्डा बन गया, जो फेवरेट होता है किनका, जो बारिश के देवता थे उनका। विद इन द फर्स्ट 5 or 6 weeks ऑफ द ब्रेक ऑफ द मानसून वी कुड हैव अबाउट 50 or 60 इंचेस ऑफ रेन। तो बरसात के शुरू होने के सिर्फ आपके पहले 5 और 6 हफ्ते में ही क्या हो गया, मानसून में 50 से 60 इंचेस तक बारिश हुई। एंड इट वॉज नॉट प्लेजेंट टू सीट कॉप्ड अप इन a little narrow place trying to avoid the water dripping from the ceiling and rushing in front of the windows। और ये थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा मतलब आनंददायी नहीं था ये देखना कि कॉप अप का मतलब होता है काल कोठरी में बंद होकर के ये बारिश का नज़ारा देखते थे। और साथ साथ में कुछ बारिश की जो बूंदें थी वो टपकती थी छत से, ड्रिपिंग फ्रॉम द सीलिंग्स एंड रशिंग इन फ्रंट ऑफ द विंडोज। और साथ साथ में जो खिड़कियां थी वहां से भी बारिश की बूंदें और जो बौछारें होती थी वो वहां से इनके पैरक में, इनके सेल में आती थी। और ये इनके हिसाब से वो प्लेजेंट नहीं था, वो आनंददायी नहीं था इनका। 8 नंबर पैराग्राफ देखेंगे। अब इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, इसमें डिफिकल्ट जो वर्ड्स आपके हिसाब से हो सकते थे वो मैंने फाइंड आउट करके यहाँ पे लिस्ट आउट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी जो चीज़ें एज इट इज़ हैं, जो आपको मालूम है, जो जो मुझे लगता है कि जो जिसकी आपको नॉलेज होगी, वो यहाँ पे अननेसेसरी मेंशन नहीं किया गया। तो 8 नंबर देखेंगे। ऑटम अगेन वाज प्लेजेंट एंड सो वाज द विंटर एक्सेप्ट व्हेन इट रेन्ड। तो जो आपका जो आपके पतझड़ का मौसम था, है ना, वो आनंददायक था और साथ साथ में विंटर का भी था। खास सिर्फ बारिश की चीज़ों को छोड़ करके, जब बारिश हुई थी ना, रेंड व्हेन इट रेंड एक्सेप्ट व्हेन इट रेंड, यानी बारिश को छोड़ करके, जो जब आपका ऑटम सीजन था और जब आपका विंटर सीजन था, तो ये इनके लिए प्लेजेंट था। विथ थंडर एंड रेन एंड प्रेसिंग गोल्ड वाइंड्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब बारिश के साथ साथ ओला वगैरह गिरते थे, तो उसके बारे में बात हो रही है। वन लॉन्ग्ड फॉर अ डिसेंट हैबिटेशन। हैबिटेशन मतलब जहाँ पे भी हम रहते हैं उस जगह को कहते हैं लिविंग इन अ प्लेस, एंड अ लिटिल वार्मथ एंड कंफर्ट। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब बारिश शुरू हुई थी, बारिश के साथ साथ जो थंडर के साथ जो रेन शुरू हुई, तो उसमें एक थोड़ा सा गर्माहट इनको महसूस हुई और थोड़ा कंफर्ट महसूस हुआ। ओकेजनली देयर वुड बी अ हेल स्टॉर्म। तो ओकेजनली होता था, कभी कभी आपका हेल स्टॉर्म होता था, वाइल hailstones bigger than marbles coming down on the corrugated iron roofs and making a tremendous noise। तो हेलस्टोन का मतलब होता है बड़े बड़े ओले, जो बिगर देन मार्बल्स, मार्बल्स से भी जो बड़े ओले होते थे वो गिरते थे रूफ पे, यानी कि आयरन की, लोहे की छत पे, और बहुत ही तेज आवाज वहां पे गरज के साथ में ट्रेमेंडस नॉइज वो क्रिएट करते थे। समथिंग लाइक एन आर्टिलरी बम्बरेडमेंट। जब यहाँ पे बम्बरेडमेंट का मतलब बमबारी होता है, देखेंगे आप, बम्बरेडमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड कंटिन्यूअस अटैक ऑफ गन फायर और बॉम्बिंग। तो लगातार किसी का गन का फायर या बम्बिंग का जो अटैक की साउंड होती है, उसको बम्बरेडमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे उससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि बारिश की बूंदें और बौछार और ओले इतने तेज गति से गिरते थे कि लगता था मानो कहीं पे बर्फबारी के साथ साथ बमबारी हो रही हो, ये इनको लगता था। आई रिमेम्बर वन डे पार्टिकुलरली
एक दिन इनको खासतौर से याद है, इट वाज द 24th ऑफ दिसंबर इन 1932। 24 दिसंबर 1932 का दिन था। देयर वाज अ थंडर स्टॉर्म एंड रेन ऑल डे। तो पूरे दिन जो थे वो आपके क्या होते रहे, थंडर स्टॉर्म, बहुत ही तूफान वाली आंधी वगैरह चलती रही और बारिश होती रही साथ साथ। एंड इट वाज बिटरली कोल्ड, और वो ठंडा दिन भी था। ऑल टुगेदर इट वाज वन ऑफ द मोस्ट मिजरेबल डेज। तो अगर कुल मिला जुला करके देखें तो बहुत ही वो मिजरेबल डेज, मतलब जो आनंद की वह दिन नहीं थे। जो मिजरेबल का मतलब होता है आपके ग्रेट अनहैप्पीनेस और सफरिंग, जिससे अगर पीड़ित हैं और आपको नाखुश हैं तो उसको मिजरेबल कहते हैं। तो उन दिनों को याद करते हुए वो बताते हैं कि वो मिजरेबल डेज थे इनके लिए, फ्रॉम द बॉडीली पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई हैव स्पेंड इन गाउल। तो अपने शरीर के हिसाब से ही देखते हैं और उसको महसूस करते हैं जो उन्होंने गुजारे थे कहाँ पे, गाउल में। इन द इवनिंग इट क्लियर्ड अप सडनली एंड ऑल द misery departed when I saw all the neighboring mountains and hills covered with a thick mantle of snow। तो इनकी सारी उदासी और दुख दर्द सब दूर हो गए जब इन्होंने देखा कि बर्फ की एक मोटी चादर है, उससे माउंटेन्स और पहाड़ियां जो है आपकी ढकी हुई हैं। द नेक्स्ट डे क्रिसमस डे, अगला दिन जो था वो किसका था, क्रिसमस का दिन था। वाज लवली एंड क्लियर, वो दिन साफ था और बहुत प्यारा था। एंड देयर वाज अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स, और एक बहुत ही बेहतरीन नज़ारे थे जो बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां थी उनके। तो कुछ डिफिकल्ट यहाँ पे आपके वो थे, वो कैब थे यहाँ पे। पेरिसिंग का मतलब स्ट्रॉन्ग एंड अनप्लीजेंट, हैबिटेशन मतलब लिविंग इन अ प्लेस, हेलस्टोन मतलब ओले, कॉरुगेटेड शेप्ड इनटू फोल्ड्स, कॉरुगेटेड मतलब फोल्ड की शक्ल में शेप होना, उसको कहते हैं। आपके बॉम्बर्डेनमेंट का मतलब होता है इज अ स्ट्रॉन्ग एंड कंटिन्यूअस अटैक ऑफ गन फायर और बॉम्बिंग। और मिजरी मतलब आपका मिजरी ग्रेट अनहैप्पीनेस और सफरिंग। तो आज का ये लास्ट हमारा पैराग्राफ रहेगा। Prevented from indulging in normal activities, we became more observant of nature's ways. Indulge मतलब to allow yourself to have or do something for pleasure, किसी चीज में आपका शामिल होकर के अपने आनंद के लिए अनुभूति लेना, वो आपका इंडल्ज होना होता है। तो नॉर्मल एक्टिविटीज से इनको इंडल्ज करता था, रोकता था। इंडल्ज करने के साथ साथ इनको प्रिवेंट करता था, ये रोकता था। वी बिकेम मोर ऑब्जर्वेंट ऑफ नेचर वेज, तो प्रकृति के जो रास्ते थे उसको इसके ये ऑब्जर्वेंट हो गए, यानी ऑब्जर्व करते थे, उन चीजों का अवलोकन किया करते थे। वी वाच्ड आल्सो द वेरियस एनिमल्स इन इंसेक्ट दैट केम आवर वेज, और साथ साथ ये देखा करते थे जो भी जानवर और कीट पतंगे इनके रास्ते में आया करती थी। एज ए ग्रीव मोर ऑब्जर्वेंट आई नोटिस ऑल द मैनर ऑफ इंसेक्ट लिविंग इन माई सेल, और जैसे ही इन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, इन्होंने नोटिस किया कि कुछ जो कीट पतंगे थी ये इनके सेल में, इनके बैरक में रहा करती थी, और इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड, या फिर इनके जो यार्ड था उसके बाहर भी रहा करते थे। आई रियलाइज दैट वाइल आई कंप्लेंट ऑफ द लोनलीनेस, जब इनको महसूस हुआ कि जब ये शिकायत करते थे कि उनको अकेलापन महसूस हो रहा है, दैट यार्ड विच सीम्ड वेरी एम्प्टी एंड डिसर्टेड, जो इनका यार्ड था बहुत ही एम्प्टी, खालीपन सा था उसमें, वाज टीमिंग विथ माई लाइफ। तो इन्होंने टीमिंग में यहाँ पे ग्रुप के सेंस में यूज हुआ है। फुल, टीमिंग का मतलब फुल, रिप्लीट, स्टॉजी, आपका ओवरफुल, पैक्ड और टीमिंग। तो यहाँ पे इसके वोकैब में आपने देखा। तो जब इनको महसूस हुआ कि जब भी ये अकेले थे ये, तब इनके यार्ड के बाहर भी इनको लगा कि अंदर और बाहर दोनों की बात हो रही है, विच सीम्ड एम्प्टी एंड डिसर्टेड, तो एकदम बिल्कुल रेगिस्तान जैसा और खालीपन इनको महसूस हुआ, टीमिंग विथ लाइफ। ऑल दिस क्रीपिंग और कॉलिंग ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट lived their life without interfering with me in any ways। तो दो वर्ड यहाँ पे डिफिकल्ट दिखेंगे, क्रीपिंग और क्रॉलिंग। तो क्रीपिंग क्रॉलिंग दोनों का मतलब होता है टू मूव टुवर्ड्स स्लोली, रेंग करके धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना, इसका मतलब होता है दोनों का। तो जो भी रेंगने वाले कीड़े मकोड़े थे, जो कीट पतंग थे, वो उनके साथ में रहा करते थे। लिव्ड देयर लाइफ विदाउट इंटरफेयरिंग विथ मी, बिना इनके साथ में इंटरफेयर किए हुए, बिना इनके काम में अड़ंगा डाले हुए। एंड आई सॉ नो रीजन व्हाई आई शुड इंटरफेयर विद देम, और इन्होंने ये भी देखा कि जब इनको कोई आपत्ति नहीं है तो हम जबरदस्ती इनके काम में क्यों अड़ंगा डालेंगे, इनके रास्ते में क्यों रुकावट बनेंगे। बट देयर वॉज कंटिन्यूअस वॉर बिटवीन मी एंड बेड बग्स, मॉस्किटोज एंड टू सम एक्सटेंट फ्लाइज। लेकिन इसके बावजूद भी, विदाउट एनी इंटरफेरेंस भी, इनकी लगातार वार हुआ करती थी, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिटवीन इनके साथ में, और जो बेड पे इनका जो बिस्तर लगा था वहाँ पे बग्स थे, मॉस्किटोज थे, मच्छर थे वहाँ पे, और कुछ मक्खियाँ भी थी। वैप्स एंड हॉर्नेट्स आई टॉलरेटेड, वेब्स एंड हॉर्नेट्स का हमने पहले भी मतलब देखा है, वो एक ऐसा डंक
या फिर आपका जहर पैदा करने वाला कीड़ा था जो डंक लगाता था, जिससे बहुत ही तेज पीड़ा होती थी, है ना। इन सबको ये बता रहे हैं कि इन्होंने टॉलरेट तो कर लिया, एंड देयर वाज हंड्रेड्स ऑफ देम इन माय सेल, और उसके बाद भी सैकड़ों की तादाद में इनके सेल में थे। देयर हैड बीन अ लिटिल टीफ बिटवीन अस वेन। टीफ का मतलब होता है अ स्लाइटली आर्गुमेंट बिटवीन फ्रेंड्स और लवर्स, जिनसे आप पसंद करते हैं, जिनको जो आपके दोस्त होते हैं, उनके साथ में थोड़ी बहुत जो बहस होती है उसको टीफ कहते हैं। Wasps and hornets I tolerated, and there was hundreds of them in my cell. There had been a little tiff between them, between us when, inadvertently, I think wasp had stung me. तो इन्होंने सोच देखा कि इनको लगा कि एक कोई कीड़ा था जिसने डसा इनको। इन माई एंगर आई ट्राई टू एग्जामिनेट द लॉट। तो एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है पूरी, टू किल अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स, पूरे लोगों के समूह को या जानवरों के समूह को मार देना, उसकी हत्या कर देना एक्सटर्मिनेट होता है। तो जब इनको डंक लगा तो ये इतने गुस्से हुए, इतना गुस्सा हुआ इनको, कि इनको लगा कि पूरी उसकी जो भी उसमें है एक एक को चुन चुन के मार दूं। बट दे पुट अप अ ब्रेव फाइट इन डिफेंस ऑफ देयर टेम्पररी होम। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक ब्रेव की तरह से, एक बहादुर की तौर पे लड़ाई लड़ी, विच प्रोबेबली कंटेन्ड देयर एग। तो क्योंकि उनको वहां पे उनके कुछ अंडे भी थे जिनसे उनके बच्चे निकलने वाले थे, एंड आई डिसिस्टेड एंड डिसाइडेड टू लीव देम इन द पीस इफ दे डिड नॉट इंटरफेयर विद मी एनीमोर। तब इन्होंने क्या किया, डिसिस्टेड का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, स्टॉप डूइंग समथिंग, सीज और ऑब्टेन, यानी किसी काम को करने से रोकना। सीज का मतलब जबरन मान लीजिए किसी को पकड़ लेना, अब्सटेंड कर लेना वो होता है। तो जब इनको लगा कि मतलब इनके काम में अड़ंगा नहीं डाला जा रहा है, तो इन्होंने ये फैसला लिया, he decided and desisted to leave them in the peace if they did not interfere with me anymore। यानी इनके साथ में अगर कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है तो इनकी इनकी भी ये फर्ज बनता है कि ये दूसरे के काम में उनके भी डिस्टर्ब ना करें ये। फॉर ओवर a year after that I lived in the cell surrounded by these wasps and hornets। और उसके एक साल के बाद से लगभग एक साल तक वो उन आपके वैप्स और हॉर्नेट्स के साथ में, जो हड्डा बिरनी वगैरह थे उनके साथ में वो रहे, कीड़े मकोड़ों के साथ में। एंड दे नेवर अटैक्ड मी, और उन्होंने कभी इनके पर हमला नहीं किया। एंड वी रिस्पेक्टेड ईच अदर, और हम लोगों ने, यानी जवाहरलाल नेहरू ने, और जो भी वहाँ पे एनिमल्स और आपके इंसेक्ट्स वगैरह थे, वो उन्होंने एक दूसरे की रिस्पेक्ट की, द रिस्पेक्टेड ईच अदर। तो ये हमारे कुछ 10 पैराग्राफ थे जो हमारे एनिमल्स इन प्रिजन, जो कि 11th क्लास की जो इंग्लिश की रैनबो बुक है, जो उसका पहला पार्ट था एक तरह से मैं कहूँ, क्योंकि इसके दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि 23rd पैराग्राफ को 10 के बाद कंटिन्यू करेंगे, 11 से लेके 23 को में देखना पड़ेगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज की वीडियो ऑलरेडी आई थिंक लंबी हो गई है, तो उसके पहले मैं, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी, सो दैट हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। और डेफिनेटली ये वीडियो जो है बिहार बोर्ड के 11th क्लास के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जिनको इंग्लिश की तैयारी करनी है 11th क्लास में, और साथ साथ में बिहार स्टेट पेपर 2 के जो एस्पिरेंट हैं जिनको 11th और 12th की इंग्लिश पढ़नी थी, दोनों के लिए इक्वली हेल्पफुल होगी। और इसके बाद में इसकी नई दूसरे पार्ट में हम लोग इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सेट करेंगे, ताकि हमारी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न बोर्ड उठा के दे दे, हम इसको गलत करके नहीं आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। मिलेंगे दोबारा से एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।